वेलकम बैक माय डियर स्टूडेंट्स। वीडियो नंबर 7 में आपका स्वागत है। पिछले 6वें वीडियो में हमने आपको जड़ों द्वारा प्राकृतिक कायिक प्रवर्धन के बारे में अध्ययन कराया था। इसी कड़ी में आगे चलते हुए जो वीडियो नंबर 7 है उसमें आपको स्तंभों या तनों द्वारा प्राकृतिक कायिक प्रवर्धन, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ध्यान रखना। इसमें देखिएगा आप कि कुछ पादपों के रूपांतरित तने, कुछ पादपों के रूपांतरित तनों में कलिकाएं अंकुरित होकर के नए पादपों का निर्माण करती हैं। कैसे, इसको देखिएगा आप। इसमें जैसे कुछ पादपों के रूपांतरित, इसमें लिखिए आप, इस हेडिंग क्या है हमारा, स्तंभों द्वारा या तनों द्वारा प्राकृतिक कायिक प्रवर्धन। इसमें लिखें आप, कुछ पादपों के रूपांतरित स्तंभों प्रकट में तनों, स्तंभों प्रकट में तनों में प्राकृतिक रूप से कायिक प्रवर्धन की क्षमता पाई जाती है। कायिक प्रवर्धन की क्षमता, कायिक प्रवर्धन की क्षमता पाई जाती है। प्राकृतिक रूप से क्या है कि कुछ पादपों के रूपांतरित स्तंभों, कुछ पादपों के रूपांतरित स्तंभों प्रकट में तनों में प्राकृतिक रूप से कायिक प्रवर्धन की क्षमता पाई जाती है। आप ध्यान दीजिएगा, जो रूपांतरित तने कौन से, ये रूपांतरित तने निम्न प्रकार के हो सकते हैं, ध्यान देना। ये रूपांतरित तने या स्तंभ निम्न प्रकार के हो सकते हैं। ध्यान दीजिएगा कि जैसे प्रकृति में तनों का रूपांतरण अनेक प्रकार से होता है। कौन कौन से हैं, देखिए ध्यान देना। और रूपांतरित तने नए पादप के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इसमें सबसे पहले आपको आता है, ध्यान देना, मैं चार्ट भी बनाऊंगा अभी आपको। इसमें आ जाते हैं आपके भूमिगत रूपांतरित तने। भूमिगत रूपांतरित तने मतलब अंडरग्राउंड मॉडिफाइड स्टेम्स। भूमि के अंदर तनों का क्या हो जाता है, रूपांतरण हो जाता है। जैसे आलू है, कंद, प्रकंद है, कौन कौन सी, हल्दी, अदरक, ये सब क्या है, भूमिगत तनों के रूपांतरण हैं, ध्यान देना। तो ये कई प्रकार के होते हैं। दूसरे देखो आप, दूसरे प्रकार का जो है अर्धवायवीय, मतलब आधा वायु में, या हम ये भी कह सकते हैं भूपृष्ठीय तने। अर्धवायवीय, अर्धवायवीय, या हम इनको ये भी कह सकते हैं भूपृष्ठीय। भूमि के पृष्ठ की भूपृष्ठीय तने, भूपृष्ठीय तने। इसमें आपको आ जाएगा जैसे दूब घास, इन्हें बोलते हैं ऊपरी भूस्तारी, अंत्य भूस्तारी, भूस्तारी, और इसमें आ जाता है आपको भूस्तारिका, जैसे जलकुंभी वगैरह। मतलब ये भूमि की पृष्ठ के आधे ऊपर होते हैं, आधे नीचे होते हैं। बताऊंगा भी आपको चार्ट बना करके। तीसरा है इसमें वायवीय रूपांतरित तने। वायवीय रूपांतरित तने मतलब वायु में
तने जो होते हैं वो रूपांतरित हो जाए, जैसे नागफनी है और बुलबिल्स मतलब पत्र प्रकलिका। तो इनको एक बार देख लीजिएगा, दोबारा देखें आप कि स्तंभों तनों द्वारा प्राकृतिक रूप से कायिक प्रवर्धन प्रकृति में खूब पाया जाता है। इनके एग्जाम्पल बताऊंगा मैं आपको अभी। इसमें देखिएगा कुछ पादपों के रूपांतरित स्तंभों या तनों में प्राकृतिक रूप से कायिक प्रवर्धन की क्षमता पाई जाती है, क्योंकि उनमें क्या निकलती है, कक्षस्थ और अंतस्थ कलिकाएं। मैंने आपको कहा था तनों कायिक प्रवर्धन का मूल कारण कक्षस्थ, अंतस्थ और अपस्थानिक कलिकाएं होती हैं। आपको यह भी बताया गया था कि कक्षस्थ और अंतस्थ कलिकाएं तनों में या स्तंभों में विकसित होती हैं, जबकि अपस्थानिक कलिकाएं जड़ों एवं किसे पाई जाती है, पत्तियों में विकसित होती हैं या उनमें उत्पन्न होती हैं। तो ध्यान देना, यह जो प्राकृतिक रूप से प्रकृति में प्राकृतिक रूप से तने रूपांतरित हो जाते हैं, इनमें आपको आ जाएगा भूमिगत रूपांतरित तने, अर्धवायवीय या भूपृष्ठीय, जैसे आप देखा होगा लौन घास, दूब घास देखा होगा ना आपने। ये क्या होते हैं, भूमि के पृष्ठ, जैसे पुदीना, गुलदाउदी वगैरह ये सब होते हैं। अब इनमें एग्जाम्पल कौन कौन से हैं वो आते हैं आपके एक चार्ट के रूप में। देखें आप लोग इसको ध्यान से। पुस्तक में आपकी में इतना है नहीं, बस केवल एग्जाम्पल दे रखे, फिर भी एक इसको चार्ट के द्वारा आप देख लें तो देखिएगा रूपांतरित स्तंभ, रूपांतरित स्तंभ, स्तंभों ब्रैकेट में तनों के प्रकार ऐसे डालें तो आपको 3 प्रकार के प्रकृति में रूपांतरित तने पाए जाते हैं। ध्यान देना। फर्स्ट मैंने आपको बता देता, चार्ट को जरूर फॉलो करें आप लोग। तो देखिएगा पहला भूमिगत रूपांतरित तने, समझ जाएगा भूमिगत रूपांतरित तने। ये ऐसे तने होते हैं जो भूमि के अंदर ही क्या जाते हैं, रूपांतरित हो जाते हैं, जिनमें कलिकाएं प्रस्फुटित होने से नए पादप का निर्माण होता है। बताएंगे आप कौन कौन से। दूसरा है आपको अर्धवायवीय, अर्धवायवीय, आधे भूमि के अंदर और आधे वायु में, अर्धवायवीय। या हम इनको ये भी कह सकते हैं, ध्यान दीजिएगा, भूपृष्ठीय, भूपृष्ठीय, भूपृष्ठीय तने। तीसरा जो प्रकार है वह है वायवीय तने, वायवीय रूपांतरित तने। 3 प्रकार के मॉडिफाइड स्टेम होते हैं। इनका आप एग्जांपल देखें, जैसे भूमिगत रूपांतरित तने हैं, ये चार प्रकार के होते हैं। ध्यान देना, कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के होते हैं। इनको हम और आगे ले सकते हैं। दो और ये 3, 4। सबसे पहला आ जाएगा आपको प्रकंद। प्रकंद इसे इंग्लिश में बोलते हैं राइजोम, RHIZOME, प्रकंद, राइजोम। दूसरा आ जाएगा आपको कंद, इसे बोलते हैं ट्यूबर, प्रकंद, कंद। और यह आ जाएगा आपको घनकंद, घनकंद। घनकंद इसे है कॉर्न, CORN, कॉर्न। और दूसरा आ जाएगा आपको बल्ब, बल्ब, या इसे बोलते हैं सल्क कंद, सल्क
कंद, बीजू एलबी, इनकी रचना बल्ब के समान होती है। तो देखो इसमें एग्जाम्पल देखो, इसके एग्जाम्पल देखें आप। इसका पहला एग्जाम्पल आ जाएगा आपको प्रकंद में हल्दी, हल्दी टर्मेरिक, ध्यान देना। और दूसरा है आपको एग्जाम्पल बहुत जरूरी ध्यान रखना, दूसरा मिल जाएगा आपको अदरक, हल्दी अदरक। ये क्या होते हैं? भूमिगत रूपांतरित तने होते हैं। इसमें आ जाएगा आपको एग्जाम्पल पहला आलू, आलू कैसा होता? कंदित होता है आलू का। और दूसरा एग्जाम्पल आ जाएगा आपको हाथीचक, ये भी ऐसा ही होता है हाथीचक, चल देना। क्या जाएगा आपको? हाथीचक। अब आ जाएगा आपको घनकंद, जैसे आप देखिए अरबी देखिए खूब आराम से, इसका एग्जाम्पल आ जाएगा आपको अरबी, अरबी। इसके बाद में आ जाएगा आपको अरबी के बाद में आ जाएगा केसर, केसर भी किस में आती है? घनकंद में आती है। और तीसरा देखें तो आपको आ जाएगा आपको जमीकंद, जमीकंद। बल्ब में, बल्ब का एग्जाम्पल देखें आप, इसमें आ जाएगा प्याज, सल्क होते हैं इसके हटाते हैं हम। और दूसरा आ जाएगा आपको लहसुन, प्याज और लहसुन। तो ये एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी ध्यान रखना। अब देखिएगा जैसे भूमिगत या अर्धवायु तने हैं, ये भी कई प्रकार के होते हैं। ऐसे आप लोग चार्ट को अपनी नोटबुक में फॉलो करें, बनाएं, ध्यान देना। ये भी कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। थोड़ा इनका शॉर्ट पड़ेगा ये, इसका एग्जाम्पल दोबारा लेता हूँ मैं, थोड़ा ऊंचा हो जाएगा ये हल्का सा। एग्जाम्पल घनकंद में क्या जाएगा आपके? क्या थी इसमें आपको? अरबी थी ना, अरबी, केसर, और थर्ड में क्या थी? जमीकंद, जमीकंद। अब देखो यहां से ये भी 4 प्रकार के होते हैं। कौन से? अर्धवायवीय तने, मतलब भूमि की सतह के ऊपर रेंग का चलने वाले, जैसे दूब घास, लौन घास नहीं होते ये, गुलदाउदी, पुदीना, तो इनको भी कई प्रकार दिए गए हैं। इसमें पहला आ जाता है आपको ऊपरी भूस्तारी, पहला है ऊपरी भूस्तारी, इसे बोलते हैं रनर, ऊपरी भूस्तारी। दूसरा है आपको अंतः भूस्तारी, मतलब भूमि को ऊपर निकल करके वापस कहाँ जाएंगे? भूमि के अंदर, तो अंतः भूस्तारी। अंतः भूस्तारी। और जो चौथे प्रकार का है वो आ जाएगा आपके भूस्तारी। और जो चौथा प्रकार का है भूस्तारिका, भूस्तारिका। अब देखिएगा ऊपरी जो भूस्तारी है इसे बोलते हैं रनर, RUNNER, रनर। इसको बोलते हैं अंतः भूस्तारी को सकर्स, SUCKERS, सकर्स। और भूस्तारी को बोलते हैं हम स्टोलन, स्टोलन्स। और इसे बोलते हैं ऑफसेट, ये पाया जाता है जलकुंभी में। इनके एग्जाम्पल देखें आप ध्यान से, एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है। इसका आ जाएगा को दूब घास, लौन घास, ऑक्जेलिस, ऊपरी भूस्तारी के दूब घास, लौन घास, और इसमें आ जाएगा आपके दूब घास, लौन घास, ऑक्जेलिस, खट्टी बूटी, ऑक्सेलिस, ध्यान देना। अंतः भूस्तारी में आ जाएगा आपको पुदीना और गुलदाउदी,
पुदीना और गुलदाउदी, गुलदाउदी। और भुस्तारी में आ जाएगा आपके स्ट्रॉबेरी और चमेली, स्ट्रॉबेरी और चमेली। और भुस्तारी का आ जाएगा आपको जलकुंभी पिस्टिया, इसका एग्जाम्पल है जलकुंभी और पिस्टिया। ये पिस्टिया छोटी जलकुंभी होती है, जलकुंभीर पिस्टिया। तो ध्यान दीजिएगा, ये आपके अर्धवायवीय या भूपृष्ठीय रूपांतरित तने हो गए। तो प्रश्न यही आता है कि पुदीना और गुलदाउदी में किस प्रकार का रूपांतरित तना पाया जाता है, अंतःभूस्तारी प्रकार का। ध्यान देना। अब आता है आपको वायवीय रूपांतरित तने। वायवीय रूपांतरित तने जैसा हमने देखा होगा, ये भी कई प्रकार के होते हैं। तो मेनली हम देख लेते हैं इनको। चार्ट बहुत इंपॉर्टेंट ध्यान रखना है, चार्ट याद हो गया पूरे तो याद हो जाएंगे पूरे। इसमें आ जाएगा आपके जैसे सबसे पहले पत्र प्रकलिका, बुलबिल, पत्र प्रकलिका से बोलते हैं बुलबिल्स, BUL VILs, बुलबिल्स। इसका एग्जाम्पल आ जाएगा आपके, ध्यान देना, इसमें अगेव और बिगोनिया। एग्जाम्पल है इसका अगेव, अगेव, और दूसरा है बिगोनिया, अगेव और बिगोनिया। ये क्या होते हैं, जमीन से ऊपर वायु में होते हैं ये, इसलिए वायवीय रूपांतरित तने कहलाते हैं। पत्र प्रकलिका। दूसरा इसमें एग्जाम्पल है आपके पर्णाभ स्तंभ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पर्णाभ स्तंभ, पर्णाभ स्तंभ इसे बोलते हैं फाइलोक्लेड, फाइलोक्लेड इंग्लिश में PHYLLOCLADE, फाइलोक्लेड। इसका जो एग्जाम्पल है वो आ जाइए आपको नागफनी, नागफनी ओपनसिया बोलते हैं इसको, नागफनी को। और एक आ जाता है आपको स्तंभ प्रतान। आपने देखा होगा ऐसे रूपांतरित तने हैं ये जो किसी के सारे लिपट कर चलते हैं, स्तंभ प्रतान। जैसे अंगूर, अंगूर की बेल जो होती है, स्तंभ प्रतान। टेंड्रिल बोलते हैं इनको, टेंड्रिल, TENDRIL, स्टेम टेंड्रिल। इसमें एग्जाम्पल जाएगा आपको अंगूर, अंगूर लता, अंगूर की बेल, अंगूर। इसके बाद में आ जाता है आपको स्तंभ कंटक, जो प्रकार है स्तंभ कंटक, स्तंभ कंटक। ध्यान देना, स्टेम स्तंभ कंटक, ये जानते हो आप, नींबू के अंदर होता है। एग्जाम्पल है इसका नींबू। और एक और मिल जाएगा आपको, इसे हम बोलते हैं, जैसे पुष्पासन भी हो जाता है, पुष्पासन। कभी देखा है आपने गुलाब के अंदर फूल के ऊपर वो निकल जाता है पूरा स्तंभ, इसके एग्जाम्पल है गुलाब। आपके मेनली यहाँ तक ये बस ये, तो ये आपको बहुत जरूरी, इसको एक बार टैली करें आप लोग ध्यान से। देखिए अपनी नोटबुक में इसको लिखना, नोट्स बनाना आराम से। तो देखो बेटा ध्यान से कि रूपांतरित तनों के प्रकार, मैंने आपको ये बताया था कि प्रकृति में रूपांतरित तनों के द्वारा भी कायिक प्रवर्धन होता है। और भी बहुत सारे हैं, ये तो आपके जो जितने कोर्स में है बता दिया आपको। तो आप देखें इसमें रूपांतरित तनों के प्रकार, एक बार समझे ध्यान से इसको। भूमिगत रूपांतरित तने, ऐसे तने जो भूमि के अंदर क्या हो जाते हैं, रूपांतरित हो जाते हैं, क्या कहलाते हैं, भूमिगत रूपांतरित तने कहलाते हैं। जैसे देखिएगा प्रकंद, कंद, घनकंद और बल्ब, ये चार प्रकार के होते हैं, प्रकंद, कंद, घनकंद और बल्ब। प्रकंद में देखो आप, राइजोम बोलते हैं इसको, प्रकंद। इसमें आ जाती है हल्दी और अदरक। तो हल्दी क्या होता है, जड़ नहीं होती, तना होता है। अदरक भी क्या होती है, तना होता है, जो कि भूमि के अंदर रूपांतरित होता है। उस प्रकार कंद है ट्यूबर, इसे बोलते हैं आलू।
कंद हो जाता है आलू का, देखा होगा आपने, आलू है, हाथी चक है, ये भी क्या होते हैं, भूमिगत रूपांतर तने होते हैं। इसके बाद में आपको घनकंद में देखिएगा आप, कौन बोलते हैं इसको, अरबी भी क्या होती है, तना होती है, केसर है और जमीकंद, ये क्या होते हैं, सारे के सारे तने होते हैं। अब आता है बल्ब, शलकंद, इसमें आता है बल्ब के समान जो होता है प्याज, देखा होगा आपने, तो प्याज क्या होता है, भूमि के अंदर तो होता है, प्याज और लहसुन कहाँ होते हैं, भूमि के अंदर, रूपांतरित क्या आते हैं, तने हैं ये। इसके बाद में आता है अर्धवायवीय, ध्यान देना, आधे वायु में और आधे जमीन में। दूभाष देखो आप, भूमि के ऊपर, भूमि से निकलेगी और उसके क्या हो जाएगी, स्लिप हो जाएगी, मतलब उसकी सतह पर, तो भूपृष्ठीय तने बोलते हैं इनको। ये हैं, इसके प्रकार हैं, ऊपरी भूस्तारी रनर्स, अंत्य भूस्तारी सकर्स, भूस्तारी स्टोलन और भूस्तरिका ऑफसेट। ऊपरी भूस्तारी में आपको दूब घास, लौन घास और ऑक्जेलिस खट्टी बूटी ये आ जाते हैं एग्जाम्पल में, और अंत्य भूस्तारी में आपको पुदीना और गुलदाउदी ये आ जाती हैं। इसके बाद में भूस्तारिका में स्टोलन्स में आपको आ जाती है एस्ट्रावेरी चमेली, और भूस्तारिका में आपको आ जाता है जलकुंभी और पिस्टिया। जलकुंभी होती है कौन सी, बड़ी, और पिस्टिया जो होता है वो छोटी जलकुंभी होती है, ध्यान देना। वायवीय रूपांतरित तने में आपको पत्र प्रकलिका, इसमें आपको बुलबिल्स, अगेव, बिगोनिया, पर्णाभ स्तंभ, नागफनी, स्तंभप्रटान अंगूर और स्तंभकंटक नींबू, और पुष्पासन ये हैं, ध्यान दीजिएगा। तो देखिएगा जो ये वायवीय रूपांतरित तने हो गए। इसके बाद में आपको जो आता है, नोट करके लिखोगे आप लोग, तो नोट करके मैं आपको बता रहा हूं, ये भूमिगत रूपांतरित तने या स्तंभों के प्रकार, भूमिगत, इनके द्वारा क्या होता है, कायिक प्रवर्धन होता है प्राकृतिक रूप से प्रकृति में। ध्यान देना, जैसे आप देखोगे कि पुदीना जो होता है उसमें अंत्य भूस्तारी और भूस्तारी दोनों प्रकार का रूपांतरण पाया जाता है, दोनों प्रकार का रूपांतरण पाया जाता है। तो आप इसको नोट करके लिख सकते हैं, तो कोई बात नहीं। अब आता है आपके तीसरा, पर्णों द्वारा प्राकृतिक रूप से कायिक प्रवर्धन। पर्णों या पत्तियों, पर्णों या पत्तियों द्वारा प्राकृतिक कायिक प्रवर्धन, प्राकृतिक कायिक प्रवर्धन, पर्णों या पत्तियों द्वारा प्राकृतिक कायिक प्रवर्धन। तो आप देखिएगा कि कुछ पादपों की पर्णों से अपस्थानिक पर्णकलिकाएं विकसित होती हैं जो नए पादप के निर्माण में सहायक होती हैं। तो इसमें देखिए जैसे कौन कौन से हैं, ब्रायोफिलम है, कैलोनची है, स्ट्रेप्टोकार्पस है और सेंट पोलिया आदि में ये प्राकृतिक रूप से पाया जाता है। अब पत्तियों में कैसे होती है, ध्यान देना, देखो ध्यान से, ये डायग्राम के द्वारा इसकी क्या बोलते हैं, उसकी पत्ती का चित्र बनाते हैं, ब्रायोफिलम की, पत्ता चट्टाकी का। देखिएगा ध्यान से, इस टाइप पत्ता चट्टा की पत्ती होती है, लगभग इस टाइप। तो यहां से क्या निकलती हैं, ये कलिकाएं उत्पन्न होती हैं इन किनारों से। तो ये आते हैं अपस्थानिक कलिकाएं, अपस्थानिक कलिकाएं। तो ऐसे काफ़ी सारी निकल जाती हैं, मतलब बीच में से भी निकल सकती हैं।
ये रूट्स होती हैं, ये इस प्रकार निकल जाती है। ये पत्तियां कब निकलती हैं? जब पेड़ पर पत्तियां लगी होती हैं, ध्यान देना। और जब पत्ती पेड़ से टूट कर नीचे गिरती है तो नए पादप का निर्माण कर लेती हैं। इसमें आप लिखें, देखिए ध्यान से, ये होता है पत्थर चट्टा में कायिक प्रवर्धन। चित्र है आपके ब्रायोफिल्म। ब्रायोफिल्म में पर्णों द्वारा कायिक परिवर्धन। मैं आपको बताऊंगा परीक्षा में प्रश्न कैसे आते हैं, इनके ऊपर ध्यान देना। देखो ध्यान से, इसमें तो इसमें लिखे आप लोग, जो मैं बता रहा हूं आपको, कुछ पादपों के पर्णों से या कुछ पादपों की पर्णों से, ध्यान देना, कुछ पादपों की पर्णों से अपस्थानिक पर्णकलिकाएं, अपस्थानिक पर्णकलिकाएं, पर्णकलिकाएं, कौन सी कलिकाएं? अपस्थानिक पर्णकलिकाएं विकसित होती हैं, विकसित होती हैं। अपस्थानिक पर्णकलिकाएं विकसित होती हैं जो प्राकृतिक रूप से विकसित होती हैं, जो प्राकृतिक रूप से नए पादप के प्रवर्धन में सहायक होती हैं। नए पादप के प्रवर्धन में सहायक होती हैं। तो क्या देखा हमने कि जैसे ये पत्थर चट्टा, ये ब्रायोफिल्म की पत्तियां, जब ब्रायोफिल्म में पेड़ पर पत्तियां लगी होती हैं तो उन पर पेड़ पर ही क्या जाती हैं? पर्णकलिकाएं विकसित हो जाती हैं। और जब ये पत्तियां नीचे गिरती हैं तो पत्ती पूरी गिर जाती है और ये अपस्थानिक जो कलिकाएं होती हैं वो नए पादप का निर्माण कर लेती हैं। तो यही तो है कि पर्णों या पत्तियों द्वारा प्राकृतिक रूप से कायिक प्रवर्धन, कि कुछ पादपों की पर्णों से अपस्थानिक कलिकाएं विकसित होती हैं जो प्राकृतिक रूप से नए पादप के या नए संतति पादप के प्रवर्धन में सहायक होती हैं। अब वो कौन कौन से हैं? एग्जाम्पल देखें आप लोग। पहला है सबसे ब्रायोफिल्म। ब्रायोफिल्म इसे बोलते हैं पत्थर चट्टा। पत्थर चट्टा। एग्जाम्पल और देखें आप, ब्रायोफिल्म और देखिएगा आप एग्जाम्पल में स्ट्रेप्टोकार्पस। स्ट्रेप्टोकार्पस, कैलोंची और सेंट पालिया आदि। तो आदि की पर्णों से अपस्थानिक कलिकाओं का निर्माण होता है जो नए पादप के विकसित होने में सहायक होता है। ध्यान देना। अब प्रश्न उठता है कि प्राकृतिक कायिक प्रवर्धन को ये कह सकते हैं हम। अब देखो हमारे कोर्स में वो तो है नहीं, कौन सा कृत्रिम रूप से बागवानी, यही है। आप फिर भी ध्यान देना कि कायिक प्रवर्धन को अलैंगिक जनन के समान क्यों माना गया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है एक, कि इसको क्या बोलते हैं, कायिक प्रवर्धन को अलैंगिक जनन के समान क्यों माना गया है। कारण है क्योंकि ध्यान देना, कायिक प्रवर्धन में भी अलैंगिक जनन के समान एक जनकीय एक जनक से नए जीव का विकास होता है। ध्यान देना, एक जनक से नए जीव का विकास होता है और इससे उत्पन्न संतति आकारिकीय और आनुवंशिक रूप से अपने जनक के एकदम समान
होती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है, तो इसको आप लिखें। मैं लिखा रहा हूँ आपको। तो इसमें क्वेश्चन बनता है एक। अब इसको और क्वेश्चन देख लें, क्वेश्चन कैसे आते हैं। जैसे कायिक प्रवर्धन को अलिंग जनन के समान क्यों माना गया है? कायिक प्रवर्धन को अलैंगिक जनन के समान क्यों माना गया है? ये क्वेश्चन है एक, समझाइए या कारण बताइए, कारण स्पष्ट कीजिए। ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन बन जाता है और प्रश्न आ जाते हैं ऐसे परीक्षाओं में कि कायिक प्रवर्धन को अलैंगिक जनन के समान क्यों माना गया है। इसमें आपका आंसर क्या होगा देखिएगा ध्यान से, कि कायिक प्रवर्धन भी अलैंगिक जनन के समान एक जनक द्वारा संपन्न होता है। तो देखिए ध्यान से, पहला कारण क्या है? कायिक जनन भी अलैंगिक जनन के समान एक जनक द्वारा संपन्न होता है। एक जनक द्वारा संपन्न होता है। तो हमने आपको पहले बताया था कि अलैंगिक जनन एक जनकीय होता है, अर्थात इसमें एक संतति भाग लेती है और एक जनक भाग लेता है और एक जनक या एक जीव से ही नई संतति का निर्माण होता है। तो इसी प्रकार कायिक जनन भी अलैंगिक जनन के समान एक जनक द्वारा संपन्न होता है और इससे किससे? कायिक जनन से, और इससे उत्पन्न नई संतति, और इससे उत्पन्न नई संतति भी क्या होती है? आकारकीय और आनुवंशिक रूप से, और इससे उत्पन्न नई संतति भी आकारिकीय मतलब संरचनात्मक रूप से आकारिकीय एवं आनुवंशिक रूप से, आकारिकीय एवं आनुवांशिक रूप से क्या होती है? आकारिकीय एवं आनुवंशिक रूप अपने जनक के समान होती है। आनुवंशिक रूप से अपने जनक के समान होती है। अपने जनक के समान होती है। इसलिए कायिक जनन को प्रारूपिक रूप से, इसलिए कायिक जनन या प्रवर्धन को प्रारूपिक अलैंगिक जनन के समान, प्रारूपिक अलैंगिक जनन के समान माना गया है।
प्रारूपिक अलिंग जनन के समान माना गया है। तो अब देखें आप लोग कि कायिक प्रवर्धन को अलिंग जनन या प्रारूपिक अलिंग जनन के समान क्यों माना गया है। कारण देना है क्योंकि कायिक जनन भी अलिंगी जनन के समान, दोबारा देखें इसको, एक जनक द्वारा संपन्न होता है, अर्थात इसमें दो जनक भाग नहीं लेते हैं और दो जनकों से उत्पन्न युग्मकों में युग्मन नहीं होता है। ध्यान देना, कायिक जनन भी अलिंग जनन के समान एक जनक द्वारा संपन्न होता है और इससे किससे, कायिक जनन से उत्पन्न नई संतति भी आकारिकीय मतलब रचनात्मक रूप से या संरचनात्मक रूप से एवं आनुवंशिक रूप से अपने जनक के समान होती है। इसीलिए कायिक प्रवर्धन को प्रारूपिक अलिंगी जनन के समान माना गया है। ध्यान देना, ये हो गया इसमें। अब इसके महत्व के बारे में देख लेते हैं थोड़ा, कायिक प्रवर्धन का महत्व। इसके बारे में और क्वेश्चन बताएंगे आपको और आगे। पहले एक बार महत्व के बारे में देख लेते हैं कि कायिक प्रवर्धन का क्या महत्व है। ध्यान देना, तो कायिक प्रवर्धन का महत्व डालो हेडिंग, कायिक प्रवर्धन का महत्व, अर्थात इसका क्या महत्व है। तो हम ये भी कह सकते हैं कि अलिंगी जनन का महत्व। तो ध्यान देना, पहला इसमें क्या होता है, ध्यान देना कि कायिक प्रवर्धन या कायिक जनन द्वारा ऐसे पादपों का अस्तित्व बना रहता है, कैसे पादपों का अस्तित्व बना रहता है जिनमें लैंगिक जनन नहीं होता है। तो कायिक प्रवर्धन द्वारा ऐसे पादपों का अस्तित्व बना रहता है जिनमें लैंगिक जनन नहीं होता है और बीज नहीं बनता है। यदि बीज बनता भी है तो उसमें अंकुरण की क्षमता नहीं पाई जाती है। तो पहला लेकिन आप पहला महत्व इसमें देखिएगा कि कायिक जनन द्वारा या कायिक प्रवर्धन द्वारा, कायिक प्रवर्धन प्रकट में जनन द्वारा क्या होता है, ऐसे पादपों का अस्तित्व बना रहता है, ऐसे पादपों का अस्तित्व बना रहता है, ऐसे पादपों का अस्तित्व बना रहता है जिनमें लैंगिक जनन नहीं होता है, जिनमें लैंगिक जनन नहीं होता, जिनमें लैंगिक जनन नहीं होता है, बीज नहीं बनता है, कौमा बीज नहीं बनता है और यदि बीज बनता भी है और यदि बीज बनता भी है तो उसमें अंकुरण की क्षमता, तो उसमें अंकुरण की क्षमता नहीं होती है, तो उसमें अंकुरण की क्षमता नहीं होती है। तो ध्यान दीजिएगा कि कायिक प्रवर्धन द्वारा ऐसे पादपों का अस्तित्व बना रहता है, कैसे पादपों का, जिनमें लैंगिक जनन नहीं होता है और बीज नहीं बनता है। यदि किसी कारणवश बीज भी बन जाते हैं तो उनमें अंकुरण क्षमता नहीं होती है। दूसरा देखिएगा आप लोग कि कायिक जनन को या कायिक जनन के द्वारा उत्पन्न संतति अपने जनक के समान होती है। कायिक जनन या प्रवर्धन द्वारा उत्पन्न संतति अपने जनक के समान होती है।
अपने जनक के समान होती है। तीसरा महत्व देखें इसका, अपने जनक के समान होती है। इसके देखो, इसके द्वारा बहुत कम समय में, बहुत कम समय में फसल तैयार की जा सकती है। फसल तैयार की जा सकती है। फसल तैयार की जा सकती है। चौथा देखें, इसके द्वारा संतति में वांछित गुणों को, इसके द्वारा संतति में वांछित गुणों को लंबे समय तक, वांछित गुणों को लंबे समय तक संरक्षित रखा जा सकता है। संरक्षित रखा जा सकता है। लंबे समय तक संरक्षित रखा जा सकता है। और अगला है कायिक प्रवर्धन द्वारा, पांचवा, कायिक जनन द्वारा अधिक संख्या में पादप उत्पन्न किए जा सकते हैं। अधिक संख्या में पादप उत्पन्न किए जा सकते हैं। तो देखिएगा ध्यान से कि कायिक प्रवर्धन का महत्व बहुत इंपॉर्टेंट है, ये परीक्षा के लिए आ जाता है 2 नंबर का। तो देखो कायिक प्रवर्धन, दोबारा देखें इसको, कायिक प्रवर्धन द्वारा ऐसे पादपों का अस्तित्व बना रहता है जिनमें लैंगिक जनन नहीं होता है और जिनमें बीज नहीं बनता है। यदि बीज बन भी जाता है तो उसमें अंकुरण क्षमता नहीं होती है। दूसरा क्या है, कायिक जनन द्वारा उत्पन्न संतति अपने जनक के समान होती है, क्योंकि इसमें 2 जनकों में युग्मन नहीं होता है, अपने जनक के समान होती है। इसके द्वारा बहुत कम समय में फसल तैयार की जा सकती है। दूसरा चौथा क्या है, इसके द्वारा संतति में वांछित गुणों को लंबे समय तक रखा जा सकता है। और कायिक जनन द्वारा अधिक संख्या में पादप उत्पन्न किए जा सकते हैं। तो ये इनका महत्व हो गया। अब इसकी हानियों के बारे में हम अगले वीडियो में आपको बताएंगे। धन्यवाद।